दोस्तों पिछले 6 दिनों से मार्केट कंटिन्यूसली इन्वेस्टर्स को लाल रंग दिखा रहा है। पिछले 6 दिन से जैसे निफ्टी ने एक डे चार्ट के ऊपर ब्रेकडाउन किया था, उसके बाद से 6 दिन कंटिन्यूसली निफ्टी नीचे गिरा है, इंक्लूडिंग दिस डे, आज का दिन, जिसमें 132 पॉइंट्स नीचे, निफ्टी 0.55%, निफ्टी बैंक, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों नीचे, यूएसडी अनचेंज है, मैक्सिमम कंपनीज नीचे गई है। तो स्टॉक्स नहीं चले होंगे, आपके भी पोर्टफोलियोज में गिरावट ही आपको आज देखने को मिली होगी, क्योंकि मेजर जो सेक्टर्स है जिसमें आईटी, फिनेंस, एफएमसीजी, ये सब चीज़ें आज नीचे आके बंद हुई है। क्या रीज़न है इसके पीछे का, स्टॉक्स में कैसे एक्शन है, सबको चेक करते हैं। एशियन मार्केट्स आज मिक्स ओपन होते हैं, सॉफ्ट ओपनिंग थी। कल यूएस मार्केट भी कुछ खास अच्छे नहीं बंद हुए थे। रीज़न क्या था इसके पीछे का, कारण था ग्लोबल स्टॉक्स, बॉन्ड्स दोनों गिरे, क्योंकि क्रूड का जो प्राइस है ना $91 पर बैरल के आसपास सेटल हो चुका है। अभी पिछले कुछ टाइम से हम देख पा रहे हैं क्रूड नहीं गिर रहा है, अटका हुआ पे, ऊपर भी नहीं जा रहा है, लेकिन ऑलरेडी वो ऊपर जा चुका है, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिल रहा है। देखो क्रूड ऊपर जाने के बाद में अगर नीचे आता है तो इतनी कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ऊपर वो सस्टेन करता है तो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम बाय करते हैं क्रूड को, और जितना ऊपर सस्टेन करेगा उतना महंगा हमको बाय करना पड़ेगा। साथ में आप ये देख सकते हैं कि अभी फियर है कि एनर्जी प्राइसेस अगर बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो रेट अभी भी ऊपर ही है और आगे भी ऊपर रहेगी। इंडियन मार्केट की बात करें तो इन्फ्लेशन वैसे भी मोर देन एस्टिमेट था, तो उसकी वजह से आरबीआई रेट हाइक तो चलो ठीक है नहीं करेगी, लेकिन कम से कम कट नहीं होगा, और कट नहीं होगा तो फिर स्टॉक्स में से पैसे निकलते हैं। तो ये रीज़न है मार्केट के इस तरह से बिहेव करने के पीछे का। बाकी देखिए दोस्तों, वीकली चार्ट हम देखें तो एक डब्लू पैटर्न आपको यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिलेगा, जिसमें ये इस तरह से पैटर्न को आप नोट कर सकते हैं। अब वीकली चार्ट के अंदर ये जो अपर स्लॉट आप देखोगे, ये रेसिस्टेंस का, इसमें कितना गैप है, 8% का गैप है, बट इसको कवर होने के लिए कुछ बीच बीच में करेक्शंस भी आएंगे। अभी हम उसके लिए फिर डे चार्ट को देखते हैं। अभी 1-2 दिन पहले हमने बात की थी कि 2% का गैप है, फिर 1.82 का हुआ, फिर 1% का हुआ। अभी फिलहाल आप देखोगे डे चार्ट के अंदर तो ये गैप ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। जैसे हमने यहाँ पे देखा एक ब्रेकडाउन, उसके बाद से देख सकते हैं कंटिन्यूसली 6 दिन मार्केट अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया है, और ये जो सपोर्ट है ये अभी जस्ट आने वाला है। ठीक है, 1-2 गिरावट अगर और होती है इस तरह से आधे 1% की, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। अब देखो पैटर्न आपको ये बताएगा कि अब निफ्टी का पैटर्न कुछ इस तरह से बन रहा है, जिसमें ये जो पॉइंट्स है ये रेसिस्टेंस के और ये सपोर्ट के हैं। ठीक है, तो निफ्टी क्या करता है, सपोर्ट से रेसिस्टेंस, उसके बाद में रेसिस्टेंस से सपोर्ट, अगेन रेसिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेसिस्टेंस। तो ये अगर होता है, रिपीट होता है, तो टेक्निकल्स में आपको आएगा समझ में, ये चीज़ें आपको दिख जाएगी। लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर हम आगे बातचीत करेंगे, बट अभी तो फिलहाल हम इस सपोर्ट की उम्मीद कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म बेसिस में, जैसा कि मैंने आपको कल भी कहा था, मार्केट थोड़ा सा ठंडा ही देखने को मिल रहा है, बट मिड टर्म बेसिस में मार्केट सही है। क्यों सही है, नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट डेटा मैं आपको दूंगा निफ्टी मार्केट से रिलेटेड, उसको आप चेक करिएगा। स्टॉक्स पे आते हैं। देखो सीखने के बेसिस पे बातचीत हमने की थी, एक्चुअली उसी तरह से माहौल यहाँ पे बना है। एक कंपनी जिसका नाम है इंडो MIM। जो भी लोग आईपीओ में अप्लाई करते हैं इसको देखें, समझें, सीखें। आज भी आईपीओ के ऊपर बातचीत होगी थर्ड वीडियो में। तकरीबन 6 आईपीओज हैं, कुछ आईपीओज में अच्छे GMPs हैं, चेक करेंगे कि कैसे क्या है। अब देखो इसके रिजल्ट आए हैं, 9% की सेल्स इंप्रूवमेंट, और उसके बाद में प्रॉफिट इसके 32% इंप्रूव कर चुके हैं। क्यू बेसिस, वाइनर बेसिस दोनों में प्रॉफिट इसके इंक्रीज करे हैं। अब आपको मैं बता चुका हूँ, जैसे यहाँ पे ये आईपीओ ओपन हुआ मान लो, उसके बाद में अगली कैंडल इस तरह से बनती है तो होल्ड ही होता है। ठीक है, अगर वो नेक्स्ट कैंडल यहाँ बनती है तो वो एग्जिट कर देते हैं। लेकिन ये जो कैंडल है ये कंटिन्यूसली ऊपर नहीं जाएगी, कभी ना कभी तो आपको ब्रेकडाउन भी मिलेगा। स्टॉक का नेचर यही होता है। तो जब भी ब्रेकडाउन आता है तब वो अपने प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं, जो भी लोग अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं या मोमेंटम को चेस करते हैं। तो ये काफ़ी बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है, जिसमें आपको GMP भी मिलता है, GMP के बाद में जो भी गेन्स होते हैं वो भी मिल जाते हैं। क्योंकि नॉर्मली लोग क्या करते हैं, GMP लेके निकल जाते हैं, लेकिन अगर उनको अच्छे गेन्स आगे और मिलने की संभावना होती है तो फिर वो ले नहीं पाते हैं, क्योंकि ऑब्वियस उन्होंने तो GMP को देखकर लिस्टिंग गेन्स पर बुक कर लिया है। देखो वो भी स्ट्रैटेजी ठीक है, लेकिन ये भी स्ट्रैटेजी अच्छी है, एडवांस स्ट्रैटेजी के रूप में हम इसको देखेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पे बात की थी, ये कैंडल बनती है, उसके बाद में अगली कैंडल, ये भी अच्छी कैंडल है, कोई ब्रेकडाउन नहीं, उसके बाद में ये 2 कैंडल्स बन जाती है। फिर हमने बात की थी कि ये स्टॉक यहाँ पे अब नीचे है, उस समय का ही डेटा अवेलेबल है, मैंने कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं किए। ये जो लाइन्स है ये सब पहले से ही ड्रॉ है, जिसमें हमने सब फर्स्ट बात की थी कि ये सपोर्ट है, अगर ये टूटता है तो फिर मोमेंटम बिगड़ेगा,
उसके बाद में फिर भी कोई वेट एंड वॉच करना चाहता है कि नहीं यार मैं तो रिस्क ले लेता हूँ, मेरे पास तो अभी प्रॉफिट है यहाँ पे, तो फिर वो अगला सपोर्ट ये था। अब हुआ क्या, अगले सपोर्ट पे तो पहुंचा नहीं, यहीं पे पहुंचता है और यहाँ से स्लोली रिवर्स करता है और अभी आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई इसने क्रॉस कर दिया है। तो जीएमपी जितना मिला 40-50%, उसके बाद में यहाँ से 36% और मिल चुका है। तो अभी वही सिचुएशन अप्लाई यहाँ पे होगी। अगर ये गैप ये टूट जाता है, कैंडल यहाँ जाती है, तो फिर मोमेंटम खराब होगा, नहीं तो जितना ऊपर जाता है उतना ऊपर जाते हुए इसको देखेंगे। इसके बाद में लेंस कार्ड को देखते हैं, 3-4% की तेजी बनती है यहाँ पे, अच्छे रिजल्ट इसके आए हैं, नंबर्स काफ़ी कमाल के इसमें देखने को मिले, प्लस जो गाइडेंस थी वो भी इसकी काफ़ी अच्छी थी, जिसमें Q1 को लेकर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, आगे चल के भी अच्छी परफॉर्मेंस आने की उम्मीद है। 70,000 डेली आई टेस्ट यहाँ पे किए जा रहे हैं। प्रीमियम जो प्रोडक्ट्स है वो कंपनी उसको निकाल रही है, मार्जिन्स काफ़ी अच्छी तरह से इंप्रूव हो सकते हैं, कुछ ब्रांड्स है जो भी अच्छा खासा कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हैं जो इसके फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छी है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, रिस्क हो जाता है कि स्टॉक ऑलरेडी वन गो में इतना चल चुका है, एक ब्रेकआउट डेफिनेटली यहाँ पे आ चुका है, लेकिन वो ब्रेकआउट नहीं है कि फटा पोस्टर निकला हीरो, एकदम से इतनी बड़ी कैंडल बनती है, यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम्स आते हैं, देखो वो अलग ब्रेकआउट्स होते हैं, ये अलग ब्रेकआउट है। तो ये जितना स्टॉक अब यहाँ से ऊपर जाएगा उतना ही ये रिस्की होता जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है। अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आती है या मार्केट को झटका लगता है तो फिर पैसे निकलते हैं, तो वो थोड़ा सा ध्यान देना होता है। ब्रेकआउट्स भी अगर आप देखते हो तो उसको भी आपको चेक करना आना चाहिए कि ब्रेकआउट कैसा है, इसमें एकदम से वॉल्यूम्स आए हैं, कोई बड़ी न्यूज़ है, रीबाउंडिंग चल रही कंपनी के अंदर, कंपनी का बिजनेस जो पहले ख़राब था बहुत अच्छा करने वाला है, ऐसा कुछ है क्या, ऐसा नहीं है। तो फिर जो ब्रेकआउट्स वगैरह होते हैं वो ऐसे वाले नहीं होते हैं, वो डेफिनेटली फिर उसमें स्टॉक्स में करेक्शंस भी आपको आगे चल के देखने को मिल जाता है, तो उस तरह से आपको इसको देखना चाहिए। अगली कंपनी याशो इंडस्ट्रीज एएसएम में आ चुका है, 52 वीक हाई पे है, 13% का जंप। कारण क्या है, नंबर्स इसके बहुत अच्छे हैं, केमिकल कंपनीज हमने देखी, कुछ कंपनीज के नंबर्स बहुत अच्छा है, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि केमिकल में कुछ कुछ सेक्टर्स हैं जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छा करेगी, जैसे एमाइन सेक्टर्स का भी टाइम आया था, अभी इन कंपनीज का टाइम चल रहा है। तो मार्जिन्स आपको देखना होगा कि मार्जिन्स कैसे गए Q1 में, तो मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है, सेल्स इसकी अच्छी थी तो प्रॉफिट बहुत अच्छा आ गया इसके। अब देखो यहाँ पे भी रिस्क बढ़ते जा रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे होप बढ़ रही है, एस्टिमेट बढ़ रही है, आगे वाला जो क्वार्टर आएगा Q2 के लिए। अब जो भी इसमें प्ले कर रहे हैं वो Q2 के लिए ही कर रहे हैं, वो Q2 में होल्ड कर रहे हैं, तो फिर वो बहुत बड़ी गलती होगी कि Q2 में अगर नंबर्स थोड़े से भी खराब आ गए तो स्टॉक फिर एलसी में जाएगा। तो वही सीन यहाँ पे जो हमने क्यूपिड में देखा था, वही चीज़ यहाँ पे अभी प्ले कर रही है। फर्स्ट ब्रेकआउट यहाँ मिला रिवर्सल को, उसके बाद में फाइनल ब्रेकआउट मिलता है। अब ये जो फाइनल ब्रेकआउट्स होते हैं ना, इन छोटी कंपनीज में बड़ी वॉल्यूम्स आती है, ये डे चार्ट नहीं है, नहीं तो आपको दिख जाती, रिजल्ट अच्छे आते हैं तो ऐसे में फिर अच्छी तेजी बन जाती है, बट ये तेजी हर कोई कैप्चर नहीं कर पाता है, काफ़ी रिस्की होती है। बट फिलहाल 1-4% ऊपर है और यहाँ से तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क इसमें अब बढ़ना शुरू हो चुका है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, अब देखो कुछ ऐसी कंपनीज को देखते हैं हम जिनमें स्टॉक्स रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया 7% की तेजी आज इसमें बन जाती है। तो 7% की तेजी बनने के पीछे का रीजन क्या है, देखो Q1 कैसा गया था, अच्छा नहीं था, ठीक है, अभी कल परसों हमने बात की थी इसको लेकर, लेकिन जो कमेंट्री आज आई है, Q1 अर्निंग्स कमेंट्री आई है, उसके बाद में स्टॉक 9% चला है। कमेंट्री में क्या कुछ कहा है उसको हम देख लेते हैं। देखो पहले तो हम नंबर्स देखते हैं, 14 अगस्त को इसके नंबर्स थे, मार्जिन इसके गिरे थे, तो ये काफ़ी नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में आज 17 अगस्त का 10:20 के आसपास न्यूज़ आती है, जिसमें कंपनी ने कहा कि हम डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। कुछ की बिजनेस एरिया है उसके अंदर, डिटेल में बहुत कुछ नहीं बताया है, बट यही कुछ जो पॉइंट्स है जो पॉजिटिव यहाँ पे कंपनी ने कहे हैं उसके बेसिस पे ही तेजी बनी है। लेकिन हमको याद रखना है कि रिजल्ट अच्छे नहीं गए हैं, टेक्निकल स्ट्रक्चर वीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हुआ था, उसके बाद में ये रेसिस्टेंस है जिसमें लोअर हाइज है और लोअर लोज के हिसाब से स्टॉक नीचे जा रहा है, तो पैटर्न वीक है। अब ये पैटर्न वीक कितना हो सकता है, सपोर्ट कितना है, 25% नीचे है, क्या इतने ख़राब रिएक्शन थे कि यहाँ तक पहुँचेगा, उससे देखो थोड़ा सा आइडिया लगा लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि लाइन्स हमने ड्रॉ कर लिए, थोड़ा सा भी हमने अपना दिमाग नहीं लगाया, जस्ट लाइन के बेसिस पे काम करे, वो नहीं होना चाहिए। रिएक्शन इतना कुछ ख़राब नहीं था, नंबर्स इतने ख़राब नहीं थे, और जब मैंने ये बताया भी था तब भी मैंने आपको कहा था कि मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है। अब पॉइंट ये है कि स्टॉक अगर ऊपर जाना चाहेगा तो आपको रिएक्शंस देगा, आपको इंडिकेशंस देगा, तो यहाँ पे अगर ये लाइन क्रॉस करके ऊपर सस्टेन करता है तब जाके हम
ये जो पैटर्न है उसको थोड़ा सा पॉजिटिवली देखना शुरू करेंगे और इसकी तो उम्मीद फिर ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि जो भी कुछ है कमेंट्री के बेसिस पे है, अगले क्वार्टर के बेसिस पे है। इस क्वार्टर का जो भी था वो हो चुका है, रिएक्शन आ चुका है, लेकिन अगले क्वार्टर में कैसा होगा वो डिपेंड करेगा स्टॉक के प्राइस को चलाने या गिराने के लिए। और उसी लिए हम देखते हैं मैनेजमेंट कमेंट्री, जो कि अभी पॉजिटिव लगी इन्वेस्टर्स को, 7-8% की तेजी आज क्लोजिंग बेसिस में देखने को मिली है। इसके बाद में दोस्तों एक और कंपनी है जिसको देखना चाहिए, जिसमें एक रिवर्सल हुआ है, तेजी बनी है, अभी भी बहुत गैप बाकी है, 8% का जंप है। ई मुद्रा छोटी कंपनी, स्मॉल कैप है और ग्रोथ इसमें अच्छी आई थी, 250 से 321, और उसके बाद में प्रॉफिट मार्जिन आप देखोगे 23 से 26। तो यहाँ पे चीज़ें अच्छी हैं। यहाँ पे कमेंट्री का कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि कमेंट्री वैसे आती नहीं है इसके अंदर कुछ खास, लेकिन नंबर्स आ गए अच्छे, वही एक अच्छी बात है। अब डी चार्ट में हम पैटर्न देखें तो नंबर्स आए थे वो अच्छे लगे इन्वेस्टर्स को, उसके बाद में अच्छी तेजी आती है, अच्छे वॉल्यूम्स आते हैं। डी चार्ट के बाद में यहाँ पे होता है कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट, जिसमें ये कप है, ये हैंडल है, और आज इसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो इसमें जल्दीबाजी करने से बेटर यही है, देखेंगे कि यहाँ पे स्टॉक सस्टेन करता है या नहीं। सस्टेन करेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर दिक्कत है, क्योंकि ऑलरेडी हम वीकली चार्ट पे देखें तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में ही है, ऊपर से काफ़ी गिर चुका है। ये अप ट्रेंड यहाँ पे इसका खत्म हुआ था, अभी डाउन ट्रेंड के अंदर स्टॉक चल रहा है, लेकिन यहाँ पे सस्टेन करता है तो डेफिनेटली एक रिवर्सल के बाद में एक स्विंग की एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब देखते हैं, लोग ये नहीं सोचते हैं कि यार ये तो ऑल टाइम हाई जाएगा, इसके लिए बाय करते हैं, 82% का गेन है। पहले आपको ये देखना होता है कि अगला पड़ाव कहाँ पे है, अगला प्रॉफिट बुकिंग या रेसिस्टेंस का लेवल कहाँ पे है। तो ये आप देखोगे ना, तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, इसी लाइन को मैं एक्सटेंड करूँ तो अभी 21% का गैप वहाँ से बाकी है। तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे प्ले किया जाता है, चाहे वो ट्रेडर हो या फिर वो इन्वेस्टर हो। रिव्यू किया जाता है रेसिस्टेंस पे स्टॉक कैसा कर रहा है, Q2 में स्टॉक कैसा कर रहा है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे काम किया जाता है। फिलहाल अभी देखते हैं 21 या 20% का जो गैप है वो फिल होता ही नहीं होता है, उसके बाद में ब्रेकआउट आता है, तो फिर इस गैप की जो उम्मीद है ना कवर होने की वो बढ़ जाएगी। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कल के 2 वीडियोस आप जरूर से देखना, मिस मत करना। कल जो स्टॉक्स हमने देखे थे यहाँ पे डिस्कस किए थे वो आज नहीं करेंगे, तो चेक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।